अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के साथ मैचेस पर हाइब्रिड मॉडल के मौक़िफ़ को बरकरार रखा है। इस इवेंट के हवाले से मुज़ाकरात दुबई में जारी हैं और पीसीबी के आला अहदेदारान भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने मुतालबे से अब तक पीछे नहीं हटा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान न होने से अब कई मामला ताख़ीर का शिकार हैं। भारत 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं है। भारत पाकिस्तान को अपने मुल्क में खेलना देखना चाहता है, इसलिए वो मुआहदे पर दस्तखत करने से कतरा रहा है। पाकिस्तान के भारत में ना खेलने से भारत को बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान 3 साल तक हाइब्रिड मॉडल बरकरार रखने के मुतालबे पर कायम है। दूसरी जानिब भारतीय नशरियाती इदारे की जानिब से दावा किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी न खेलने पर पाकिस्तान को माली और कानूनी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनडीटीवी के मुताबिक आईसीसी इवेंट्स पर गहरी समझबूझ रखने वाले एक सीनियर अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि पीसीबी के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी और बीसीसीआई के आमादा ना होने की सूरत में पाकिस्तान का इवेंट में शिरकत ना करना ये एक मुश्किल फैसला होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इवेंट की मेज़बानी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, बल्कि दीगर तमाम ममालिक की तरह उसने इवेंट में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एमपीए मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। इस अहदेदार का मजीद कहना था कि रुकन मुल्क की तरफ से आईसीसी इवेंट में खेलने के लिए एमपीए पर दस्तखत करने के बाद ही वो आईसीसी इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा हासिल करने का हल होता है। अहदेदार का मजीद कहना था कि नशरियाती मुआहदे के तहत तमाम आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान या भारत का एक मैच लाजमी शेड्यूल होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कानूनी चाराजोई के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तन्हाई का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दीगर बोर्ड्स इस वक्त हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर पीसीबी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कानूनी तौर पर 21 नवंबर से पहले करना था। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 1996 और 2008 के एशिया कप के बाद पाकिस्तान को एक बहुत लंबे अरसे बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सूरत में आईसीसी के किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी मिली है, जिसके तमाम मैचेस अगले साल 19 फरवरी से 19 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की इजाज़त न मिलने पर पाकिस्तान आमद से इनकार करते हुए अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की तजवीज़ भी पेश कर चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी थी बीसीसीआई को कि उनकी टीम आए, यहाँ पर मैच खेले, रात को यहाँ से रवाना हो जाए और फिर जब उनका मैच हो तब वापस आए। और इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी होगी, जो फैसिलिटेट करना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है। और भारत ने एशिया कप 2008 के बाद से पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तानी जो शायकीन हैं वो भी हिंदुस्तानी प्लेयर्स को अपने ग्राउंड्स में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा यहाँ पर खेलें, विराट कोहली यहाँ पर खेलें, और उनके जो तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान के ग्राउंड्स में उन्हें खेलता देखना चाहते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि 2012-13 में पाकिस्तान के दौरा भारत के बाद से भी दोनों ममालिक के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं खेली गई है। गुज़श्ता साल भी एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को ही मिली थी, लेकिन भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया था और उस सूरत में भी पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को ही अपनाया था। फिर 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप था, वनडे वर्ल्ड कप, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद भी हिंदुस्तान वो गए थे, वहाँ पर मैचेस उन्होंने खेले थे और इस इवेंट को कंप्लीट करके वापस आए थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं चिन्मय मेहता, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। पाकिस्तान से स्पोर्ट्स एनालिस्ट होंगे अमित कुरैशी, उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चिन्मय, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से क्या मौकिफ है, क्यों ये मामला आपको लग रहा है डिले हो रहा है ज्यादा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, क्रिकेट इज रिलीजियन इन बोथ पार्ट, एज फार एज आई नो कि इंडिया में भी क्रिकेट एक रिलीजियन है और पाकिस्तान में भी है। तो ये बहुत इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, राइट, इट्स अ बिग थिंग। तो क्रिकेट इमोशंस से भी जुड़ा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ स्पोर्ट्स से रुकी नहीं है। तो अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखिए तो एवरीबॉडी वुड वांट टू सी इंडिया प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। जब पहले तो इंडिया पाकिस्तान में जब मैच होती थी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान रुक जाता था, अभी तो ये स्टेज हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया पाकिस्तान मैच होती है तो पूरा वर्ल्ड रुक जाता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिसीजन। अभी बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है तो इट्स हार्ड टू चैलेंज देम, बट होप लाइक समहाउ समवेयर वी वुड हियर सम गुड न्यूज़।
ठीक है, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर देखने को मिले। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तान जरूर आए। चिन्मय, वैसे आप क्या समझते हैं, बीइंग स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्समैनशिप को देखें, आपने खुद ही कहा क्रिकेट इज मोर देन स्पोर्ट्स इन बोथ कंट्रीज। आपको क्या लगता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया एशिया कप में भी, हम हाइब्रिड मॉडल पर मान गए कि हमें हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है, हमें ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं। फिर वनडे वर्ल्ड कप हुआ 2023, पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद में आकर भी खेली। आप भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तानी टीम को भी थ्रेट्स मौजूद थे, लेकिन हमने आपकी सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार किया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या बीसीसीआई को भी थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, भेजें अपनी टीम को, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी फराम की जाती है। यहां पर जितनी भी टीमें खेली हैं, आप भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, न्यूजीलैंड आ चुका है, तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। देखिए, ये बोलने में इतना इजी है, उतना डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है। मैं बोलूँ और हो जाता तो लाइक दैट वुड बी परफेक्ट, बट कहने का व्हाट आई फील कि जब ग्लोबल स्केल पे इंडिया पाकिस्तान लोग देखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, तो somehow somewhere people should have find way to play against each other. अगर वो हो सकता है, how I see कि ये we shouldn't restrict it to just Champions Trophy. हमको ये लॉन्ग टर्म जो भी डिसीजन ले या अभी ले या फ्यूचर में, इट शुड बी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल। इसके लिए जो बीसीसीआई है या फिर जो भी पॉलिटिकल पीपल इन्वॉल्व है, वो सब मिलकर डिसीजन ले, तो आई थिंक वी विल एंड अप हैविंग सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डिसीजन इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी प्लेयर्स भी हैं, बहुत से ऐसे मजीद स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी जो क्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं, जिन्हें हम यहाँ पर सुनते रहते हैं, वो यही कहते हैं कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान की तरफ से जाता है, इसलिए जो हम कहेंगे वो होगा। जो जारादारी है क्रिकेट में वो हिंदुस्तान की ही बरकरार रहेगी, और जिस तरह से हम बोलेंगे आईसीसी भी वैसे ही चलेगा। और अभी तो सोने पे सुहागा ये है कि जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो भी जय शाह बन गए हैं। तो आपको लगता है कि एक मजीद एज मिल गया है हिंदुस्तान को कि वो अपनी बात मनवा सकें? अब देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज आपने बोली है। आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं उन पे कमेंट कर सकूं या क्रिटिक कर सकूं या ओपिनियन दे सकूं, बट जैसे बात करें इंडिया पाकिस्तान खेलने की, तो और प्लेयर देखिए, इफ यू लुक बैक, जब गावस्कर मियांदाद के जमाने की बात करें या फिर तेंदुलकर से लेके वसीम अकरम वकारिस के जमाने की बात करें, back then they had the on field, they had a battle, right? There were conflict arguments, like it gone up like, you know, almost like fighting stage. फिर भी off the field they had a great camaraderie. और अभी के जो प्लेयर्स आप देखे हैं, जैसे विराट कोहली से लेके बाबर आजम या फिर बुमराह हैं, शाहिद अफरीदी हैं, जी जी, they get along so well, so they have a great camaraderie. So I think in players perspective, I don't think so they have issues playing against each other. और लोगों को भी वो देखना है, that is for sure. ठीक है। तो अभी चिन्मय, फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे पहले तो जो डिसीजन था हिंदुस्तानी टीम के पाकिस्तान आने का, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि चलें, अगर हम हाइब्रिड मॉडल पर मान भी जाते हैं, हिंदुस्तान के जो मैचेस हैं वो दुबई में हो जाएंगे, और लेकिन इन फ्यूचर 2026 में जो मेन इवेंट्स होने हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर वर्ल्ड कप भी होना है, तो T20 का, तो उस हवाले से जब ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, तो अभी भी इस डिसीजन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या इसको सिर्फ बीसीसीआई ही देख रहा है? मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इसको हम पॉलिटिक्स से तो अलग कर रहे हैं आप लोग, या पॉलिटिक्स इसमें ऐड है? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, इसका आंसर आप और मैं, आई डोंट थिंक सो जो भी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं वो लोग ये आंसर एग्जैक्टली दे सकते हैं। बट हाउ आई थी कि क्रिकेट दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर इंडिया में खेला जा रहा है और पाकिस्तान आ रही है, दैट विल बी परफेक्ट। सेम थिंग पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया जा रही है, दैट विल बी आइडियल सिचुएशन। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर दोनों के बीच में कुछ ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं हो रहा, तो someone should leave their ego जो भी हो behind. It should play somewhere somehow, not just for their sake. हमने तो ईगो छोड़ दी थी, हमने तो एशिया कप में भी छोड़ दी थी, हमने तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी ईगो छोड़ दी थी। अब एक कदम आप लोग भी तो बढ़ाएं।
यस यस यस, एज आई सेड कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बहुत बड़ा लाइक यू नो। अब मैं तो यही सोचूंगा कि जो भी हो इट शुड बी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो ये चीज हर हर आईसीसी इवेंट में ये सवाल पैदा ना हो, लाइक दिस इज हैपनिंग एवरी आईसीसी इवेंट्स। और द बैड थिंग इज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन good side, we are focusing and discussing on these issues, and it's happening every ICC event. ठीक है। अच्छा चिन्मय, जैसे कि आप वहां पर ये तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, वहां जो प्लेयर्स हैं उनका क्या फीडबैक है? वो तो हमने काफ़ी वीडियोस ऐसी देखी हैं जो इंडियन प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान आकर। अब देखिए, मैंने बोला पहले ऐसा है कि प्लेयर्स में जो कामराडरी है, फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है म्यूचुअल, वो पहले भी था ऑफ द फील्ड और अब उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। दे आर सीइंग ईच अदर एज लाइक ब्रदर्स और कजिन्स और व्हाटएवर। तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव एनी इश्यूज प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर कहीं पे भी, या फिर ऑस्ट्रेलिया खिला लो, जहां भी ले रहा हूँ। और एज लॉन्ग एज आई नो, मैंने पुराने प्लेयर्स से भी फीडबैक सुना है कि दे वर स्पॉइल्ड इन पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान के लोगों ने जो उनका लुक आफ्टर किया है, जो नॉर्मल जो वगैरह जाते थे, दे नेवर हैड टू पे, या फिर खाने जाओ तो लाइक यू नो होटल से लेके कपड़े, बाजार से लेके, दे वर एब्सोल्युटली स्पॉइल्ड। सो आई थिंक इफ यू आस्क प्लेयर्स, आई डोंट थिंक सो दे शुड हैव जेन्युइन कंसर्न। बट द थिंग, अभी जो जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है, लाइक यू नो इट्स बियॉन्ड द स्पोर्ट, it is more like you know turning into commercial and like recreational part, like more kind of entertainment. तो अभी जो वो जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो अभी ऐसा नहीं कि ये नीचे से लिए जा रहे हैं, वो ऊपर से ही आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से। ठीक है। तो ये जो ऊपर से डिसीजन आ रहे हैं, 2012-13 से एक बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं हुई। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें भी कोई ना कोई नोकझोंक शुरू हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तो काफी खटाई का शिकार पड़ गया। 21 नवंबर को डेट्स अनाउंस होनी थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, स्केड्यूल सामने आना था, वो भी नहीं आ सका, वो काफी डिले हो गया है। आपको नहीं लग रहा कि बायलैटरल सीरीज के बाद जो आईसीसी के इवेंट्स में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सामना होता है, वो भी कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने पहले बोला कि वो चीज तो लाइक आउट ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। दे मस्ट प्ले, कहीं पे भी शायद इन लास्ट मोमेंट कहीं पे भी खिला लो, बट नॉट फॉर देयर बोर्ड सेक, बट और फॉर द पीपल सेक, लाइक नॉट जस्ट द फैंस। आपको पता है कि वो मेलबर्न में जो लास्ट, आप एक पॉजिटिव साइड भी है व्हेन यू सी द ग्लास हाफ फुल सिचुएशन, कि जो दो कंट्री कम खेलती है, इसलिए जब भी खेलती है द फोकस इज ऑलवेज ऑन देम। पहले था कि भाई इंडिया पाकिस्तान के लोग ही उन पे फोकस करते थे, बाकी के सारे दे वर वरिंग अबाउट देयर ओन टीम। पर अभी रिसेंटली आप देखो तो इवन बाहर वाली भी टीम भी अपनी मैच छोड़ के वो इंडिया पाकिस्तान पे फोकस करे बैठे हैं। तो देयर इज अदर गुड साइड एज वेल, कि वो उसकी वजह से मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, माहौल ज्यादा लाइक यू नो पॉजिटिव हो जाता है, ये वो सब। तो वो तो होना ही चाहिए, वो कभी भी आउट ऑफ इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और चिन्मय, स्पोर्ट्स पर बड़ी गहरी नजर आप रखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी ये तमाम मामला चल रहे हैं, एक हाइब्रिड मॉडल पर भी बहस हो रही है, अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया के पास कोई इवेंट मिला है, पाकिस्तान को कोई इवेंट मिला है, ये हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम दोनों ममालिक की जो लड़ाई है उससे कोई तीसरा ही फायदा उठा रहा है, हम लोग वो फायदा गेन नहीं कर पा रहे हैं? तो आपस में बातचीत अगर करते हैं तो ये फायदा दोनों ममालिक अपने पास रख सकते हैं। देखिए, वो तो लाइक इट्स ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन फैक्ट, राइट, कि जब भी दो बंदे का झगड़ा होता है तो समवन ऑलवेज गेट बेनिफिटेड। तो वो तो इट्स नो ब्रेनर, वो तो हमेशा रहेगा। बट मेरा पर्सनली ख्याल है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट वरिंग अबाउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी, दे शुड लुक आफ्टर, दे कम टू द सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट वरिंग लिमिट टू जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। Champions Trophy is just around the corner, so let's get it done, whatever way it happens. But
इवन आफ्टर दैट लाइक अभी बहुत सारा क्रिकेट खेलना बाकी है। और जो फैंस है वो देखना चाहते हैं। आई एम श्योर कि जो कई प्लेयर्स जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है जो लास्ट 8-10 साल से खेलते हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं जो नहीं खेले इंडिया पाकिस्तान में, वो भी शायद खेलना चाहते होंगे अगेंस्ट ईच अदर। सो बट अगेन लाइक it's hard to BCCI ने डिसीजन लिया है तो जी we don't have enough time to challenge them or put our opinion to them। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट ने अब जिस से आपने देखा कि लास्ट जो हमने बड़े इवेंट होस्ट किए थे वो 1996 में था और 2008 का एशिया कप था। उसके बाद पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिल सका और ये बहुत लंबे अरसे बाद, तकरीबन 17 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सूरत में पाकिस्तान को आईसीसी का एक बड़ा इवेंट मिला है। अब क्रिकेट एशिया में बेहतर होनी चाहिए, आई गेस हिंदुस्तान की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर उसके किसी नेबरिंग कंट्री में, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर हम एशियाई कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर से एक बार हम देखेंगे कि वेस्ट हमें ज्यादा तगड़ा दिखाई देगा, वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा? तो इन तमाम कंट्रीज को आपस में गठजोड़ बना के रखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान फैंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इट्स अ मैसिव मोमेंट, राइट? क्रिकेट पाकिस्तान में आया है, दैट इज बिग, और ये वर्ल्ड इवेंट आया है, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं इफ आई लुक बैक टू द यंग किड्स से लेके जो एडल्ट्स हैं, दे मिस्ड आउट कपल ऑफ डेकेड्स क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो उससे खुशी की बात नहीं हो सकती कि क्रिकेट पाकिस्तान में आया है और इतने सारे लोग वहां पे आए हैं। तो मैंने बोला ऐसा कि अगर ये हो सकता है तो वो एटलीस्ट पाकिस्तान लोकल फैंस के लिए इट्स मैसिव। और जो मेमोरीज जो लास्ट 10, 12 और 15 सालों में गवाई है, it's time to have those memory back। ठीक है। अच्छा, लास्ट कमेंट सिर्फ मैं आपसे चाहूंगा, क्रिकेट वर्ल्ड में एक और बड़ी राइवलरी भी है जिसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। एशेज सीरीज हम सभी देखते हैं, वहां के जो तमाम लोग हैं, पूरी दुनिया में एशेज सीरीज का भी नाम है। स्टिल वो दोनों ममालिक खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज भी खेलते हैं, आईसीसी के इवेंट्स भी खेलते हैं, कभी इस तरह का क्लैश नहीं होता। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्लैशेज हो रहे हैं, हम कोई अच्छी एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर रहे। वो तो सही बात है, बट अगेन दोनों कंट्री के हिस्ट्री ऐसी है कि इट्स ऑलवेज कम एंड गो, राइट? जो एसीज है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनके बीच में होती है। दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजन टू कनेक्ट, और हमारा रीजन एकदम डिफरेंट है। तो वो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 30-40 इयर्स। तो ऑलवेज हैपेंस। दिस इज व्हाई आई सेड कि जो भी डिसीजन ले बड़े लोग, अभी ये वी आर इन अ स्टेज की जो भी होगा वो ऊपर से ही होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, बट जो वो डिसीजन ले तो होपफुली वो ले कि इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। एवरी मेजर इवेंट में हमको ये सिचुएशन में आना ना पड़े। Instead of focusing on everybody, they are focusing on India, not to go to Pakistan and hybrid and all. But to be, I think it should be Pakistan people, and in general they should be extremely happy and excited that eventually Champions Trophy is coming home. These many teams are coming home. So there should have more reason to be excited and to look for the better side। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट चिन्मय मेहता हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका भी ये कहना था कि उम्मीद हम ये करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और जिस तरह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है 17 साल के बाद, पाकिस्तान को होस्ट करने का मुकम्मल हक भी मौजूद है, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मौके पर कायम है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो स्केड्यूल था वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। 21 नवंबर को इस स्केड्यूल का ऐलान आईसीसी की तरफ से किया जाना था, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो सका। दोनों तरफ के जो शायकीन हैं वो ये जरूर चाहते हैं कि जो क्रिकेट है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में होनी चाहिए, हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आकर खेले, और पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरह से पिछले साल भी उन्होंने हिंदुस्तान ट्रैवल किया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए, दोबारा से एक बार 2026 में पाकिस्तानी टीम जाए, लेकिन इस शर्त पर कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेले।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी 18 साल पुरानी शुगर को मात दी है। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ उनकी खुद इरादी और अज़्म की दास्तान है, बल्कि इसमें एक अहम पैगाम भी छुपा हुआ है। ग़िज़ाई शऊर और ज़िंदगी के उसूलों को समझना और उन पर अमल करना जो शुगर को काबू करने में मदद दे सकता है। फ़ातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी साहब, जिन्होंने शुगर से जंग जीत कर अपनी सेहत को बेहतर बनाया, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ताकि वो अपनी कहानी और उसमें छुपे हुए राज हमसे शेयर कर सकें। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमें शुगर की रोकथाम है और इलाज के हवाले से भी काफ़ी समझने की ज़रूरत है। शुगर की जो बुनियादी वजह है वो इंसुलिन मज़ामत का पैदा होना भी है, और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इंसुलिन मज़ामत को बढ़ाती हैं, कौन सी इंसुलिन मज़ामत को कम करती हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अशरफ चौधरी साहब सेल्स ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल मीडिया पर बड़े फेमस हैं, आप लोगों ने मुतादिद बार देख भी चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अनवार साहब कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि शुगर रिवर्सिबल, ये मैंने तो पहली बार ही सुना है। पाकिस्तान में मेरे सामने तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, तो किस तरह से ये मुमकिन हुआ? कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है या किस तरह से आपने इसको फॉलो करके ठीक किया? ये जो आपने पहली दफ़ा सुना ना कि शुगर रिवर्सिबल है, मैं 18 साल शुगर भुगतने के बाद सुना था मैंने। ठीक है। 18 साल तक मैं शुगर मुझे रही, और फिर एक दिन मुझे आइडिया आया कि यार अल्लाह ने कौन सी ऐसी बीमारी बनाई है जो रिवर्स नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो सकती। मेरी कहानी मैं अगर मैं 2004 से स्टार्ट करूँ ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें भुगती हैं मैंने। ठीक है। 2004 में मुझे शुगर हुई, और डॉक्टर्स के पास जब मैं गया तो उन्होंने यही कहा कि जी ये दवाई है और सारी ज़िंदगी खानी है, ये उम्र कैद है, ये ज़िंदगी का रोग लग गया है। और मसला ये है कि वो एक दवाई जो डॉक्टर साहब ने दी थी ना, वो अगर तो मुझे सारी ज़िंदगी खानी पड़े प्रॉब्लम नहीं है। वो दवाई प्रोग्रेस करती है, शुगर भी प्रोग्रेस करती है, दवाई भी प्रोग्रेस करती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज़। ठीक है। अच्छा, जब दवाइयाँ प्रोग्रेस करती हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी प्रोग्रेस करती हैं, डॉक्टर्स भी प्रोग्रेस करते हैं, और साथ में बीमारी भी प्रोग्रेस करती है। मरीज प्रोग्रेस नहीं करता। मरीज प्रोग्रेस नहीं करता जी। अच्छा, मैंने 1 साल तक वो एक दवाई खाई, 3-4 साल के बाद एक और लग गई, फिर सुबह शाम लग गई, फिर 500 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम पे चली गई, चौथी दवाई लग गई। तो इस तरीके से मेरे 18 साल गुजर गए। फरवरी 2022 मेरी ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरत साल है कि मैंने उस साल रेजोल्यूशन पास की, जैसे अभी हम पास करेंगे रेजोल्यूशन। ठीक है। कि जी इस साल मैंने शुगर को शिकस्त देनी है, क्योंकि इसने मुझे ना अंदर से अब डैमेज कर रही है। न्यूरोपैथी होगी, फॉरगेटफुलनेस होगी, पेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियों के साथ भी नींद नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा चीज़ें होगी। मैंने सेहत को रिक्लेम करने का ना एक जो अज़्म होता है कि वो मैंने किया कि जी इस साल इंशाल्लाह मैंने शुगर को रिवर्स करना है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको एक किताब दी थी, मैं ऑथर भी हूँ। जी, मेरे पास आपकी बुक। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन USA in 2009। ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया के उन अजीम दिमागों तक पहुँच गया जो शुगर रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि शुगर इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, यानी ग़िज़ाई बीमारी है ये। ठीक है। हमने अपनी खुराक से इसको खराब किया, इसको खुराक से ही ठीक करना। जी बिल्कुल। ठीक है। एक हार्मोन है, वो जब आप गलत खुराक खाते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा बाय द वे, इस शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि असल शुगर कौन सी की हम बात कर रहे हैं। हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। टाइप 1 टोटली डिफरेंट है। ये अल्लाह के वो स्पेशल लोग होते हैं जिनका बस कुरा अंदाजी में नाम निकल आया, ना कोई रीज़न कुछ भी नहीं होता, ना कोई जेनेटिक कुछ भी नहीं होता, बस ये नाम निकल आता है। ठीक है। वो टाइप 1 है, वो सारी ज़िंदगी इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको लगानी पड़े, और ये बचपन में नॉर्मली होती है, या बचपन में होती है, या फिर टाइप 2 बहुत लेटर स्टेज में टाइप 1 बन जाती है। हम टाइप 2 की बात करें, जो दुनिया में और पाकिस्तान में 90 से 95% लोगों को टाइप 2 है। ये टोटली डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है। मैंने जब 2022 में रिक्लेम की अपनी सेहत को, मैंने किताबें पढ़ी, तो मैंने अपनी 18 साल वाली जो शुगर थी, जिसमें मैं लास्ट पे 4 दवाइयाँ खा रहा था, मैंने अनवार साहब 3 दिनों में अपनी दवाइयों का शॉपर फेंका है। ठीक है। 15 फरवरी 2022 को मैं जब अज़्म करता हूं कि आज से मैं अपना लाइफस्टाइल डिफरेंट करने लगा, चेंज कर लेंगे। ठीक है। मेरी शाम की गोलियां आधी हो गई थी। 16 को आधी सुबह, आधी शाम, 17 को आधी की आधी गोलियां, फिर शाम को आधी की आधी गोलियां। 18 फरवरी 2022
मैंने अपनी शुगर को रिवर्स कर लिया, ठीक है। मतलब रिवर्स का मतलब यह है कि आप बगैर दवाई के आपकी वो रीडिंग, डाइट से उसको कंट्रोल, हाँ डाइट से कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब डाइट में आपका सवाल होगा आपके जहन में कि वो कौन सी डाइट, बिल्कुल ऐसी है, वो डाइट प्लान जानने के लिए सब बेताब हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा, हमारा डाइट प्लान ना कोई सीक्रेट है, ना कोई मिस्ट्री है, ना कोई हमने इसको छुपाया हुआ है, बल्कि मेरा तो ये मिशन बन गया ना कि जब मैंने डायबिटीज़ रिवर्स की, मैंने सोचा कि यार मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल मीडिया पे लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं पुराने हकीमों की तरह इस राज को सीने में रखूं, चला जाऊं और दुनिया को किसी को ना बताऊं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि खैरुन्नास से लोगों का भी फायदा हो जाए। जी, लोगों का फायदा होगा, क्योंकि फिर लोगों का फायदा, जी बिल्कुल, खैरुन्नास से यनफ़उन्नास। मैं उस तरीके पे गया कि मैं लोगों को बताऊंगा। मैंने जब फिर लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों की भरमार, जैसे क्वेश्चन की एक बैरेज होती है, पीछे पड़ गई, जी खाते क्या। अनवर साहब, इसके पीछे ना छोटी सी एक, यूँ समझ लें कि एक राज था जिसके ऊपर मेडिकल साइंस ने पर्दे डाले हुए हैं। अगर वो राज हम उसको अनकवर कर दें, डॉक्टरों के क्लिनिक वीरान हो जाएंगे, अस्पताल वीरान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वो एक रांझा था ना, रांझे को मोहब्बत होगी हीर के साथ, और एक लड़का, रांझा हीर लड़की, दोनों की मोहब्बत होगी, बड़ों ने शादी नहीं होने दी। कहानी इतनी सी है ना, बिल्कुल। वारिस शाह ने उस पर इतनी बड़ी हीर वारिस शाह लिखी है, बिल्कुल। सर मेडिकल में भी डायबिटीज सिर्फ एक फिक्रे की बीमारी है, जिसको आप जितना एक्सप्लेन कर लें, जितना कॉम्प्लिकेट कर दें, मैं तो आई हैव बीन थ्रू दिस ना, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। वो ये है कि ग़िज़ा को अगर आप दुरुस्त कर लें तो आपकी शुगर अगले लम्हे, यानी अगर आपने सुबह कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, आप अगर आपने सुबह नाश्ता सही किया है ना, इसके रिजल्ट के लिए आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ग्लूकोमीटर हो, 2 घंटे के बाद आप अपनी शुगर अभी चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। आप जिंदगी से 3 चीज़ें निकाल दें और अल्लाह की हज़ारों नेमतें खाएं, सब 3 चीज़ें निकालनी है। वो इसलिए निकालनी है कि शुगर बनती उसी से है, ठीक है। और वो है नंबर 1। मैं इसको नाजरीन को सादगी से बताता हूँ ताकि इनको हमेशा याद रहेगा, जीपीएस, ठीक है। आज से हमारी अगर डाइट नो जीपीएस हो जाए, ठीक है, यानी जीपीएस को निकाल दें जिंदगी निकाल दें, ठीक है, तो नो जीपीएस फार्मूला जो है अशरफ चौधरी का, अगर इस पे कोई अमल कर ले तो उसकी शुगर अगले 2 घंटों में उसकी नीचे आ जाएगी, उसकी दवाई कम होनी शुरू हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज जीपीएस? जी स्टैंड्स फॉर ग्रेन्स, P पोटैटोस, ठीक है, एंड एस पोटैटोस भी, पोटैटो बहुत शुगर है, बहुत सोर्स ऑफ कार्ब्स हमें मिस करना पड़ेगा। नहीं, कार्ब्स हर चीज में है। कार्ब्स मैं बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कार्ब्स के लिए ना रोटी चावल आलू नहीं है, कार्ब्स बहुत हैं, हमने अच्छे वाले कार्ब्स खाने हैं। और एस था शुगर, यानी ग्रेन्स, अनाज, ठीक है। अनाज में आपके पास यानी रोटी चावल आ जाते हैं, ठीक है। हर तरह की रोटी चावल अगर आप जिंदगी से निकाल दें, जिनकी फुल फ्लैश शुगर है, जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, वो अगर रोटी चावल अभी निकाल दें तो 2 घंटे के बाद आप अपनी रीडिंग चेक कर लीजिएगा। अगर वो दवाई खा रहे हैं, हाइपो में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी उनकी शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। पोटैटोज देखें, पोटैटो हम ना बड़े गंदे तरीके से खाते हैं। एक पोटैटो है जो आपने उबाल के खाया, बच्चों को खा लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि उसको रेंसेड ऑयल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में उनको पकाते हैं, फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। फिर ये जो डब्बों में आलू आता है जी, ये जो सारे पैक्स में आता है, चिप्स वगैरह, ये सारे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, और शुगर से इंसुलिन यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। उससे फिर ना सिर्फ शुगर होती है, उससे 10 बीमारियां और भी होती हैं। और तीसरी चीज़ है शुगर। शुगर का जिक्र ना मैं आखिर पे मैंने करता हूँ, क्योंकि वो हम लेते थोड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब पूछे ना कि डॉक्टर साहब कोई परहेज़ क्या, किस चीज़ का करना, नुस्खा लिखवाया, आपका अगला सवाल होगा जी परहेज़ क्या करना है। बिल्कुल, वो कहते हैं मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। अनवर साहब, हम मीठा क्या खाते हैं? हम चाय में चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच में 4 ग्राम शुगर होती है, ठीक है। उससे पहले हमने पराठा खाया,
पराठा अगर 100 ग्राम का पराठा है उसमें 70 ग्राम प्योर शुगर है। 70 ग्राम का मतलब है कि 24 चम्मच शुगर आपने नाश्ते में खाया है, और वो खाने के बाद आप कहते हैं नहीं 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 मेरी चाय फीकी मैंने पीनी है क्योंकि मुझे शुगर हुई है, मुझे डॉक्टर साहब ने मना किया। डॉक्टर आपको क्यों मना नहीं करते रोटी से? डॉक्टरों को पता है इस चीज ये क्या रीजन है? बिजनेस है सर। इस पे ये इट्स अ टोटली बिजनेस ना। देखें अगर मेरा प्रोफेशन, और अशरफ साहब ग्रेन आप कह रहे हैं हर तरह का ग्रेन, जिसमें गंदम, मतलब चावल, मकई की रोटी, जौ की रोटी, सब है। हाँ ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये सारे कजन्स हैं। सबसे ज्यादा शुगर गंदम में, ठीक है, सेकंड पे मकई में, ठीक है, चावल में, फिर जैसे जैसे आप जौ ज्वार बाजरे पे जाते जा रहे हैं, ये सारे मतलब एक में 70 है तो एक में 68 है, एक में 67 है, ये बिल्कुल कजन्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ मिलते हैं। अच्छा, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे पास टाइम मेरे ख्याल 1 से 1.5 मिनट है। एक्सरसाइज आपकी डाइट का 80% रोल है, ठीक है। बाकी जो 20% रोल है ना, उसमें आपकी वॉक का है, एक्सरसाइज का है, उसमें नींद का है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। बट एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बंदा कहे कि जी मैं गलत खुराक खा लूं एंड आई हिट द जिम फॉर 2 आवर्स, कंपेंसेट नहीं कर सकते, ठीक है। नो जिम कैन कंपेंसेट द बैड डाइट। आपको 80-20 का जो असूल है ना, 80-20 का, आपको 80% डैमेज कहां से हो रहा है? खुराक से हो रहा है। अगर आप अपनी खुराक को मैनेज कर लें, सही कर लें, कंट्रोल की बात ही नहीं है, जो चीज़ आपको अलाउ है वो आप जितना मर्जी खा लें, पेट भर के खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आप गोश्त है, वेजिटेबल्स हैं सिवाय आलू के, जिसमें आपके पास नट्स हैं, आप जितने मर्जी नट्स खा लें, ना उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना उससे शुगर बढ़ती है, ना उससे कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। नट्स आप खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। मैं दिन में कोई 4 से 5 एग्स खाता हूँ, ठीक है। एग्स अभी नहीं, एग वाइट नहीं, प्योर एग। अल्लाह ताला ने सब पूरा पैकेज दिया। उसमें फिर कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल उसमें नहीं है। जिस चीज से शुगर बढ़ती है उसी चीज से ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है, यानी खून में चर्बी बढ़ती है, ठीक है। कोलेस्ट्रोल को बदनाम किया, कोलेस्ट्रोल इज अ गुड थिंग, ठीक है। असल जो बुरी चीज है वो ट्राइग्लिसराइड है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं मॉडरेशन में चीजों को नहीं किया, जिसकी वजह से फिर हमें काफी डैमेज का सामना करना पड़ा। माजरत अशरफ साहब, बड़ा ये वास्ट टॉपिक है और हमें वक्त की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, बड़ी जबरदस्त उनकी स्टोरी रही है, और उनका ये कहना है कि GPS यानी कि ग्रेन, पोटैटोज और शुगर को अगर हम अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो हम अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान गैर रस्मी बातचीत की खबरें सामने आई हैं, जिससे मुल्क की सियासी फ़ज़ा में नए इम्कानात की तवक्कुआत पैदा हो रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने इस बात का तज़किरा किया कि अभी तक PTI के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम गैर रस्मी सतह पर बातचीत हो रही है। उनका कहना था कि PTI के साथ किसी भी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल पार्टी को 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दौरान मुज़ाकरात के लिए अपनी 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनियों में ना बदलने की ज़रूरत है। ताहम वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार ने PTI के रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI ने 9 मई के वाक़यात से तमाम सुर्ख लकीर अबूर कर ली हैं और उसके बाद मफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सियासी मंजरनामे में सेनेट इजलास और मुख्तलिफ मुलाकातों में जारी बहस ने नए सियासी और पार्लिमानी ताल्लुकात के क़याम की कोशिशों को जन्म दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये गैर रस्मी बातचीत बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की राह हमवार कर पाएगी, और क्या PTI के रहनुमाओं की तरफ से पेश किए गए मुतालिबात हुकूमत के लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या लग रहा है, जो भी गैर रस्मी मुज़ाकरात के हवाले से बातें भी सामने आ रही हैं, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हो सके हैं, जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें सरफ़हरिस्त मुतालबा तो यही है बानी PTI के रिहाई के हवाले से, तो हुकूमत इस मुतालबे को किस तरह से मान सकती है? हुकूमत के बस की बात है ये, क्योंकि अगर कहीं से रिलीफ मिलना है तो वो तो अदालतों की तरफ से ही मिलना है। देखिए, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में मुझे जो समझ आ रही है मैं उस हवाले से बात करता हूँ। अगर आप 9 मई को याद करें, जनरल शरीफ जो हमारे तर्जमान है पाक फौज के, उनका तब शायद वो मेजर जनरल थे, अब तो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, तो उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस 9 मई से, पिछली 9 मई, उन्होंने कहा था ये एक ऐसा दिन है हम नहीं भूलेंगे। हमसे बना दिए मैं पाक फौज या इस्टेब्लिशमेंट कह ली, या तो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ है, तो इस्टेब्लिशमेंट ये भूलेगी नहीं। और एक बड़ा संजीदा उनकी तरफ से बयान था, बड़ा क्लियर था।
फिर मुझे याद है तो दोबारा 9 मई आई, जब 1 साल हुआ तो फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तो मैं जो रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर है, जिसको आप शहबाज शरीफ की हुकूमत कह लें या मुस्लिम लीग नून कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें, ये बात थोड़ी पेचीदा है, ये थोड़ी उससे हटके है। और ये पाकिस्तान की तारीख में कम ही हुआ होगा कि ISI का साबिक जो जनरल साहब हो, उन पे जनाब फर्द जुर्म लगी और सारी ऑफिशियल मतलब आर्मी खुद उनकी प्रेस रिलीज दे रही हो कि उनका पॉलिटिकल भी रोल है, उनका स्टेट के सीक्रेट के में भी रोल है। और उसमें थोड़ा थोड़ा ये भी अब सबको नज़र आना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं जाके जनरल फैज़ का PTI से या इमरान खान से वो लिंक भी निकलेगा। तो मुझे तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर है उसके पास कोई पावर है कि वो इससे निगोशिएट कर सके। वो तो बहुत छोटी छोटी कोई स्पेसिस उनको दे सकते हैं। मेजरली मुझे नहीं लगता कि कोई निगोशिएशन हो सकती है हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान। लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपको याद होगा किसी ज़माने में खान साहब खुद भी फरमा चुके थे या पार्टी खुद भी कहती थी कि हमारी जो बात है, जो मुज़ाकरात है, हमने हुकूमत नहीं करने, हमने असल हुकूमत से करने और असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट है। तो उस हवाले से मैं इतना पूरी नहीं हूँ। ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की निगोशिएशंस जो हैं वो आपको होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, इसी तरह की बात कुछ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बानी PTI की फिर गारंटी इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कौन देगा, क्योंकि पहले तो वो ये कह रहे थे कि जो मुज़ाकरात थे वो कुछ दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हराम थे। तो ये आए दिन बदलती स्टेटमेंट्स ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट तो करती हैं कहीं ना कहीं। उसमें प्रॉब्लम तो है, मगर पहले असल में जो असल बात है ना मेरी राय में, वो ये है कि जब आपने लॉन्ग मार्च किए, जब आपने इस्लामाबाद पे आना था, पहुंच भी गए, वो मतलूबा नताइज नहीं निकले। मेरी ये राय है। मुझे लगता है कि जो PTI को चीज़ सूट करती है, जो मैं समझता हूँ इमरान खान को पॉलिटिकली सूट करती है, ये मेरी राय है कि वो अग्रेशन है, वो निगोशिएशन नहीं कर सकता। क्योंकि उस जो इमेज है ना खान का, वो एक फास्ट बॉलर का है, वो सुल्तान राय का इमेज है, वो गंडासे वाला इमेज है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं चौधरी से डरता नहीं हूँ। तो वो अगर चौधरी से डरता, तो अगर प्रॉब्लम ये हो गई है कि पार्टी को ये समझ आ गई है कि ये मामला लगता है आम अदालत से निकल के फौजी अदालत में जा रहा है। और जो इस्लामाबाद में हुआ है, जो उनके नताइज ही नहीं निकले, जब आपने कई दफ़ा मतलब खान साहब जब जेल में नहीं थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 9600 को तो वो कर गए थे, जलसे उन्होंने किए थे, 3 उनके लॉन्ग मार्च थे। तो आपने जो पॉलिटिकल असल पावर तो आपकी आवाम है। तो मेरा ख्याल है, मैं वैसे ये कहीं आप इससे ये मतलब ना लेके मैं समझता हूँ खान पॉपुलर नहीं है। मेरे ख्याल में आज भी अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो तो नंबर 1 PTI इमरान खान है। मगर हाँ को ये समझ आ गई कि नहीं, साड़ी औकात नहीं, फेयर इलेक्शन होने नहीं है, लिहाजा काम खराब है ये काम। तो इन तमाम तर हालात के बाद फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कहा गया कि फिर 13 दिसंबर के बाद जो होगा वो सिविल नाफरमानी की कॉल है एक बार फिर से, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि सड़कों पर हमें आने नहीं दिया जा रहा, एहतजाज हमें करने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद जब हम आए, हम पर वापस चढ़ाई कर दी गई। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो वहाँ पर एहलकार मौजूद थे उन पर चढ़ाई की गई है, एहलकार शहीद भी हुए हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं सड़कों पर एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा। तो आखिरी हल हमारे पास सिविल नाफरमानी की तहरीक ही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी देखिए पार्टी तो प्रैक्टिकली है नहीं है, खान जेल में है, कोई अग्गा पीछा है नहीं, कभी हमशीरा आ जाती हैं, कभी उनकी मिसेज आ जाती हैं, वो एक क्योस है, एकदम मरवत का नाम आता है, लगता है वो बहुत बड़ा फेस है, मिलियन में उसके टिकटॉक आते हैं, एकदम खामोश हो जाता है, एकदम ही पता लगता है कुरैशी साहब भी उनकी भी एक टिकटॉक आ जाती है। तो मेरा ख्याल है पार्टी का जो असल इशू है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। उसकी वजह भी है कि वो खुद जेल में है। वैसे खान की वैसे भी ये स्ट्रेंथ नहीं है। 26-27 साल में मेरा जो थोड़ा बहुत एज ए जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस रहा है और मैंने एज ए रिपोर्टर कवर भी किया है इमरान खान PTI को, तो मैं समझता हूँ खान की स्ट्रेंथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। जब पार्टी ऑर्गेनाइज ना हो, आप जेल में हो, तो आप किस तरह कौन सी सिविल नाफरमानी करवाएंगे। और इस तरह जब आपके सामने हुकूमत इतनी ब्रूटल हो, वो आपको इतने डंडे सोटे से निबड़ी हो, इतनी सख्ती आप पे करे, आपकी मतलब मेरा नहीं ख्याल दुनिया की तारीख में ऐसा कोई मुल्क होगा जो खुद अपने आप को बंद करे। मतलब मुझे तो हैरत है कि इतनी पॉलिटिकल पॉपुलर पार्टी है तो 7 दिन इस हुकूमत ने पूरा पंजाब बंद कर दिया, हर रोड बंद कर दिया। लेकिन मलिक साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डंडे सोटे की हुकूमत है, हुकूमत नहीं रोकती, तो फिर 9 मई जैसा कुछ हो जाता है, फिर हुकूमत पर सवालात उठते हैं कि आपकी पुलिस फोर्स कहाँ थी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी। अब हुकूमत रोक रही है, हुकूमत पर फिर तनकीद है। अभी आपको लग रहा है कि अगर सही मुश्किल में है तो वो हुकूमत भी है? नहीं, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। मतलब आप इस कमरे में अगर मुझे मच्छर तंग कर रहा है तो आप वो मुझे आर्गूमेंट कर रहे हो कि यार इस कमरे में ऑक्सीजन खत्म कर दो, मच्छर मर जाएगा।
और भाई इसमें इंसान रहते हैं, मुझे नहीं गरज पीटी अच्छी है या बुरी, मेरा एज ए सिटीजन राइट है। तुम रास्ता रोकने वाले मेरा कौन होते हो, मेरा बिजनेस बंद करने वाले तुम कौन होते हो, तुम कौन हो कंटेनर लगा के सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से को कि जनाब एक जुलूस आ रहा है, ये तुम्हारा काम है, तुम उसको मैनेज करो। मैंने तुम्हें जो 25,000 रुपए दिए रियासत चलाने के लिए इसलिए दिए हैं ना कि तुम मुझे मेरी जिंदगी इंश्योर करो। अब मैं और तुम अभी फैसला कर ले इसी शो में कि कल हम हड़ताल करेंगे, तो वो एसपी साहब ने ठीक है यार, 2 बंदों ने हड़ताल का ऐलान किया, ये बड़े पाकिस्तान दुश्मन है, ये अच्छे नहीं है, मैं कश्मीरी बाजार बंद करने लगूं। दिस इज नॉट द वे। आपने जो गलत काम किया वो वही का वही है। मैं समझता हूँ हुकूमत जान के इस तरह के काम करती है कि लोग इमरान के खिलाफ हों। भाई मेरा रास्ता रोकने के पास आपके पास कोई राइट नहीं। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते आप रिजाइन करें, घर जाएं। ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त आप ये फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो कारोबार हैं लोगों के जो रास्ते हैं वो नहीं बंद होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब हर दौरे हुकूमत में हुआ, जिसको डिस्कस भी अगर हम यहाँ कर लेंगे तो शायद उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अभी जिन मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है, अता तारड़ अभी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से पहले PTI को 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना होगा। तो ये आपको लग रहा है कि एक और सियासी हिकमत अमली ही है मुस्लिम लीग नून की, या फिर वाकई मुज़ाकरात के लिए एक बड़ी उन्होंने जरूरी शर्त रख दी है कि ये भी ये मानेंगे तो हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे? देखो पंजाबी जुबान कहते हैं कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, ये उनको पता है। देखिए मुस्लिम लीग नून के हक में ये बहुत सही है कि जो जनरल फैज पे इल्जामत लग रहे हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। मुझे लग रहा है कि वो इल्जामत खुद ब खुद इमरान खान की तरफ आ रहे हैं, PTI की तरफ आ रहे हैं। तो अगर रियासत का सबसे ताकतवर इदारा का मुजरम ही इमरान खान बन जाए तो मुझे एज ए पॉलिटिशियन, आप इनको आम लोग समझते हैं, ये आप हमसे 2000 गुना ज्यादा तेज लोग हैं, तो इनको पता है कि यार पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं मैं कह रहा वो दुश्मन, उनका दुश्मन तो इमरान खान है। पॉलिटिकली नून का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो इमरान खान है। तो आपके दुश्मन को एक तीसरी कुव्वत से उसका उलझना पड़े तो आप पागल हैं, आप उसे नेगोशिएट करके जान छुड़ाएंगे उसकी? आप तो चाहेंगे कि वो फंसा रहे। और इमरान को अब रियलाइज जो हुआ है, जो PTI एकदम नेगोशिएशन पे आई है, इसीलिए आई है ना, उनको ये समझ आई कि हमारे पास तो पावर ही नहीं, हम तो हुकूमत की तरफ उलझ गए हैं और हम बहुत ताकतवर के हाथ चले गए हैं और उसका एविडेंस बहुत खौफनाक है। अब आपको सब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा उठा ले, सोशल मीडिया अपना मीडिया उठा ले, जो प्रेस रिलीज आई है वो बता रही है कि रियासत का जो सबसे ताकतवर इदारा है वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। तो उसमें अगर उसका रुख PTI की तरफ होता है तो तारड़ को या मुस्लिम लीग नून को क्या करने की तकलीफ है? वो चुप करके बैठे हुकूमत करेंगे, वो कहेंगे भाई अपना ये जाने और वो जाने, ये कहानी है असल में। ठीक है मलिक साहब, आपको लगता है कोई ऐसी पावर पर्सनालिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है जो कि मुज़ाकरात को आगे लेकर चल सकती है? जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि अभी उनकी जो क़यादत में है वो बड़े इख्तलाफात हैं, कभी अलीमा खान मंजर आम पर हैं, कभी बुशरा बीबी हैं, कभी शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर कभी कभी मंजर आम पर दिखाई देते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह भी हैं साहबजादा हामिद रजा। उनका किरदार आपको लगता है कि उस मुज़ाकरात की कामयाबी में अभी तक तो कुछ कहा जा रहा है कि अहम समझा जा रहा है, कुछ बात उनकी मानी जा सकती है कि अगर हुकूमत कुछ ऐसी बातें करे तो वो कह रहे हैं हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? आपको लगता है इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कोई ब्रेक थ्रू करवा सके? देखिए उसमें भी वही प्रॉब्लम है जो मैंने पहले कहा। प्रॉब्लम यह है कि हर लीडर का ना एक इमेज होता है जिससे आप पॉलिटिकली पॉपुलर होते हैं। ये मेरी राय है, आप इसको कोई साइंटिफिक ना समझे, मैं कोई अथॉरिटी नहीं, मैं एक आपकी तरह के इंसान हूँ। मेरी समझ ये है कि खान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खान का जो इमेज है ना, फास्ट बॉलर का, गुस्से वाला, बाउंसर मारने वाला और बैट्समैन की जान निकालने वाला, वो इमेज वाज बिटवीन 1 and 1। एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, ठीक हो गया। जब आप एक बॉलर हो और सामने रियासत हो और दुनिया का सबसे बड़ी, एक 5वीं बड़ी, मतलब वो क्या ना ही मैं बोलूँ तो अच्छी बात है, आप इतने बड़े इदारे से अकेला बंदा नहीं उलझता। अब खान का प्रॉब्लम ये है कि उसका इमेज है बड़ा हलाकू खान, वो डरता नहीं है। अब कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है वो जो जाके सबसे पहले हाँ को माइनस करे PTI से? तो अगर हाँ को आप माइनस करते हैं, उसका अग्रेशन माइनस करते हैं, उसकी पॉलिटिकल जो तरीका कार है वो माइनस करते हैं, तो फिर तो आप वो कहते हैं ना स्पाइनलेस, एक कमर के बगैर पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। और देखें उन्होंने आराम से ही मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो माफ़ी मांगे, शर्मिंदगी का इजहार करें 9 मई पे, तो पंजाबी से कहते हैं थल्ले लाना। तो उन्होंने पहले ये टैक्टिक शुरू कर दी है कि भाई
वो निबड़ना उन्होंने नाल तो पहले थले लग, तो वो हाँ मेरा ख्याल दोनों तरफ से मारा जाएगा। अगर वो एकदम यू टर्न लेता है कि 9 मई हमारी शर्मिंदगी है, हम बड़े शर्मिंदा है, हमने अपनी फौज पे हमला किया, वट एवर, तो वो फिर इमेज खत्म हो जाता है, वो पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है जो उसकी स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक हाँ इज नॉट इन इजी, वो हाँ के लिए कोई इजी रोड नहीं है, और कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो बीच में आके जो मैं कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता रहा हूँ वो सॉल्व कर ले। ठीक है, लेकिन मलिक साहब अगर जिस तरह से आप ये बातें कर रहे हैं, हम यही देखते आए हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब के बानी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो किसी भी सूरत में उन्होंने हमेशा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मौजूदा हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होगी। जब ये अपोजिशन में मौजूद थे तब भी इनसे कोई बात नहीं करते थे, जब ये हुकूमत में आ गए तब भी इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है फिर सियासी मफाहमत तो इस वक्त फिर मुल्क में कायम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? रेड लाइन के हवाले से हमने देखा है, एक बयानिया पहले बनाया गया, फिर फाइनल कॉल सामने आई है, तमाम चीज़ें अब नाकाम हुई हैं। एट दी एंड पाकिस्तान तरीके साहब को वापस मुज़ाकरात की तरफ ही आना पड़ रहा है। इन्हें क्यों ये बर वक्त चीजें समझ नहीं आ रही? पार्लियामेंट के फॉर्म को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपका सवाल जरा पेचीदा है, वो मैं तो बता रहा हूं कि मुझे निगोशिएशंस के लिए, देखिए निगोशिएशंस में जो कामयाब निगोशिएशन का सीक्रेट होता है गिव एंड टेक में, कुछ लेने को कुछ देने को। मैं तो आपको इंडायरेक्टली बता चुका हूँ इस हुकूमत के पास देने को नहीं है, ना तो वो 9 मई की माफी कर सकते हैं, ना वो जनरल फैज से अलग कर सकते हैं इसको, तो फिर निगोशिएशन किस चीज की। हाँ अब बतौर पाकिस्तानी मैं एक बात जरूर आपसे कर सकता हूँ, अगर वाकई पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, उसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें सारी पॉलिटिकल फोर्सेस शामिल है, अगर वो वाकई समझते हैं कि यार हम किस दलदल में फंस गए हैं, एक पॉलिटिकल पॉपुलर पार्टी है, एक सूबे में उसकी 2/3 अक्सरियत है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में वो अच्छी खासी पॉलिटिकल एक फोर्स है, पॉपुलर फोर्स है। तो मैं समझता हूँ वो हमें ना शायद कहीं ना कहीं वो जिस तरह फतह मक्का पे एक योम माफ़ी आया था ना कि आज के दिन सबको माफ़ी, तो वो उस तरह शायद हमें एक रास्ता ये है। वैसे वो हमारा ये रास्ता नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं है, हमारा जो पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर है वो इतना मैच्योर नहीं है, इतना सेंसिबल भी नहीं है। तो वो उसका आसान तरीका है कि सारे बैठे, सारे 0 मीटर हो जाए और सारे एक चीज को इंश्योर कर दें कि मिलके, जिसमें रियासती इदारे शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, इसमें मैं मीडिया को भी शामिल करूंगा कि वो जी एक नए इलेक्शन कराते हैं, वो फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। लेट दी पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान के लोगों को आप बता दें कि पीटीआई ने ये किया 9 मई को, जो फैक्ट्स हैं आप सब लोगों से शेयर कर दें और आप डेमोक्रेसी पे बिलीव कर ले। अगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी फिर जिसको पावर देती है आप चुप करके उसको पावर दे दे, ये एक सलूशन है, ये एक 0 पॉइंट है जहां से हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज हम दायरों में घूमते रहेंगे। इमरान के जो चाहने वाले हैं वो इस सारे अमल को कहेंगे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, ये जबर है, ये ज्यादती है। जो इमरान के खिलाफ है वो कहेंगे देखें ये रियासत का दुश्मन है, तो हम जाएंगे कहीं नहीं, खड़े वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है मलिक साहब, इसका मतलब आपके मुताबिक तमाम जो सिचुएशन है उसको 0-0 कर देना चाहिए, फिर ही कोई मसलों का हल निकल सकता है। अच्छा, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, जिस तरह से अभी तो हम देख रहे हैं कि मुल्क में सियासी मफाहमत की फ़ज़ा बिल्कुल भी नहीं है, इस सिनेरियो के बावजूद भी जब से ये हुकूमत आई है इक़्तिदार में, आप क्या समझते हैं मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, कितनी पॉजिटिव देख रहे हैं या कितनी नेगेटिव देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट इंडेक्स को देख लें, वहाँ हम देख रहे हैं तरक्की हो रही है, 100 इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान की जो इकॉनमी इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, साथ ही साथ महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है। आपको लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त सही तरह से डिलीवर कर रही है? मजीद बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनी तौर पर है। डीर, मेरा आपसे इस सवाल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। ये जो जितनी भी हुकूमत है ये सारा प्रोपोगेंडा है, ये गुडी बातें हैं। जो वो मतलब अगर आप लाहौर में ही रहते हैं, अगर बाहर गर्मी पड़ रही हो, मिसाल के तौर पे 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, हीट हो, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं, तो आप मुझे बातों में बताएं कि यार मौसम ठीक हो गया, मुझे समझ नहीं आएगी। जो बाहर जाएगा उसको फौरन हीट लगेगी। जो आम आदमी है ना, मेरे ख्याल में उसके लिए कोई रिलीफ नहीं। ये सारी अच्छी गुड अंग्रेजी है, ये कसीनो इकोनॉमी इसको बोलते हैं। मैं अब क्या पर्सनल बात बनाऊं, मेरी उम्र है 30 साल से मैंने मीडिया किया, मुझे आज तक स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं आई कि ये कहाँ से ऊपर जाती है, कहाँ से नीचे आती है। तो मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मैं 2 सिंपली जाते जाते बातें तुमसे करूंगा जो असल बात है, जो मेरी अकल में आती है। पाकिस्तान के हर इंसान जो आम एंड शहरी है उसकी 2 जरूरतें हैं, एक पेट्रोल है और एक बिजली का बिल है जी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आज प्रोग्राम बंद हो तो आप ना अमेरिका की पर कैपिटा है $90,000, पाकिस्तान की पर कैपिटा है $4,000, ठीक है। आप अमेरिका में डालो रेट्स कि अमेरिका में पेट्रोल जो है वो तकरीबन $3.5 का गैलन है,
गैलन में 4 लीटर होते हैं, तो लीटर एग्जैक्टली वो 290 रुपए का अमेरिका में, ठीक हो गया, जिसके $90,000 इनकम है। अपने बिजली का बिल भी डाल लेना, किसी भाई से किसी से पूछ लो यार अमेरिका में बिजली का बिल मुझे भेजना, तो तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान के बिजली का बिल और पेट्रोल की कीमत एग्जैक्टली $US में वही है जो वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस का अमेरिकी करता है, और उसकी आमदनी मैंने एवरेज बताई है $90,000। यार जो सोसाइटी में एवरेज इनकम $3500 हो और आप उसको $US में बिजली बेचें, $US में पेट्रोल बेचें, और मुझे साथ तुम्हारे जैसे एंकर ये सवाल करें कि सिंगल डिजिट महंगाई हो गई है, अल्लाह ही भला करे तेरा, मैं क्या कह सकता। तो इसका मतलब जो हमारी इनकम है वो भी फिर डॉलर्स में होगी तो ही हमारा गुजारा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लाहौर शहर में नाजायज़ असले की बढ़ती हुई भरमार और उसके इस्तेमाल के वाक़यात पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं। लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से शहर को असलहे से पाक करने के दावे तो किए गए थे, लेकिन इन दावों का कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया। रमा साल के 11 माह में लाहौर में डकैती, कत्ल, इग़वा बराए तावान और इक़दाम कत्ल की 1264 वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से बेशतर में नाजायज़ असलहे का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा डाकुओं ने मज़ाहमत पर 12 अफराद को बेरहमी से कत्ल भी किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगवाकारों ने 12 अफराद को करोड़ों रुपए के तावान के लिए अगवा किया। रमा साल के दौरान लाहौर में 391 अफराद को देरीना अदावत, गैरत के तनाज़ात और लड़ाई झगड़ों की बिना पर कत्ल किया गया, जबकि 849 अफराद जख्मी हुए। तहम पुलिस ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन और OCU की टीमें मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही हैं। मुल्ज़िमान के एतराफ़ात के मुताबिक 80% वारदातों में नाजायज़ असलहा इस्तेमाल किया गया। इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने के लिए हमने न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे को मदऊ किया है ताकि वो इस मामले की तफसीलात और लाहौर पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात पर रोशनी डालें। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिजवी ने हमें इस शो में ज्वाइन किया है। शायद बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर में नाजायज़ असले की जो बढ़ती हुई तादाद है, इसके इस्तेमाल के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? पुलिस की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि वो लाहौर को असलहे से पाक करेंगे, ये दावा किस हद तक कामयाब हुआ उनका? जी अनवार, बिल्कुल शहर में नाजायज़ असला की भरमार है। अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से दावा किया गया है कि लाहौर शहर को नाजायज़ असला से जो है पाक किया जाएगा, मगर ये इसके बिल्कुल बरक्स है। शहर में नाजायज़ असला की जो है तरसील जो है वो धड़ल्ले से जारी है। अगर बात की जाए रवा साल के 11 माह 10 रोज़ की, तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान की 1264 वारदातें जो है पुलिस शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड की गई। अगर बात की जाए डाकुओं ने जो है बेरहमी से जो है 12 अफराद को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया है। अगवाकारों के मुख्तलिफ गिरोहों ने जो है करोड़ों रुपये माली तावान की खातिर जो है 12 अफराद को जो है अगवा किया गया है। दरीना अदावत, लड़ाई झगड़े, इसी तरह जो है गैरत के नाम समेत दीगर वजूहात की बिना पर मर्द, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत 391 अफराद जो हैं उनको कत्ल किया गया है। इसी तरह 849 अफराद जो हैं वो इन वाक़यात में जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से दावा किया गया है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने का, लेकिन जो पुलिस ज़राए का कहना है कि मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात हैं जिनके मुल्ज़िमान जो हैं वो आज़ाद हैं। मुद्दई मुकदमात जो हैं वो पुलिस अफसरान, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उनके दफातर के चक्कर लगाते हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो इससे जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से ये दावा किया जाता है कि वारदातें जो हुई हैं कत्ल की, इक़दाम कत्ल की या डकैती कत्ल या इसी तरह अगवा बराए तावान की, उनके जो है मुल्ज़िमान 75% उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो मुल्ज़िमान मुद्दई मुकदमा है वो इस जो तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीश है उससे मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। उनका शिकवा यही है कि जब भी वो उनके जो तफ्तीशी है मुकदमा के उनके पास जाते हैं तो वो उनको हीले बहाने लगाकर कभी उनसे जो है जो गाड़ी का पेट्रोल नहीं है ये बहाना करके रेड नहीं कर पाते या उनसे पैसे लेकर रेड किए जाते हैं। तो इस हवाले से जो है पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि अगर कोई तफ्तीशी जो है वो ऐसा करेगा या ऐसा करता है या उनको शिकायत मिलती है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जो मैं फिर यहाँ यही बात करूँगा कि जो मुद्दई मुकदमा है वो तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। 80% से ज़ायद जो है ऐसे वाक़यात उनमें जो गिरफ़्तार हुए मुल्ज़िमान उन्होंने इंकशाफ किया कि वो उन्होंने जो है कत्ल है या डकैती कत्ल, जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, वो नाजायज़ असला जो है उनके पास लाइसेंस भी नहीं था उसके इस्तेमाल से ये वारदातें की हैं।
तो नाजायज़ असला जब तक यहाँ ठीक है, लेकिन शायद आप किस तरह से देख रहे हैं, फिर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बरक्स ही काम चल रहा है। 11 माह में लाहौर जैसे शहर में जहां पर हम देखते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद है, जहां पर मुख्तलिफ फोर्सेज मौजूद हैं, 1264 वारदातें हुई हैं और इन 1264 वारदातों में फिर नाजायज़ असलहे का इस्तेमाल भी है, तो ये सोने पर सुहागा है। इसके पीछे स्पेसिफिकली आपको अवामिल क्या नजर आ रहे हैं? अनवार, जैसे आपने अभी बात की है कि एक अहम मौजू छेड़ दिया है कि सेफ सिटी के कैमरे, सेफ सिटी के जो है 60% से ज़ायद जो है वो कैमरे चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो हैं 40% वो ख़राब हैं। अगर किसी जगह जो कैमरा ख़राब है वहाँ कोई ऐसी वारदात होती है तो पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आता कि जिससे वो मुलजिम को गिरफ्तार करें। अगर जो मुद्दई मुकदमा है वो अपने तौर पे भी कोई पुलिस को कोई ऐसी CCTV फुटेज या शवाहिद देता है तो पुलिस बर वक्त उस का इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसके बायस जो है मुलजिमान को फ़ायदा होता है। वो या तो फिर लाहौर से फ़रार हो जाते हैं या कहीं और निकल जाते हैं, या कोई अक्सर मुलजिमान बैरून मुल्क जो है फ़रार हो जाते हैं। जैसे ही अगर कोई मुकदमा में मुलजिम जो है उसको नामजद किया जाए तो पुलिस उसके बारे में अगर रिकॉर्ड चेक करती है तो मालूम होता है कि या तो वो लाहौर से बाहर फ़रार हो गया या मुल्क से ही बाहर फ़रार हो गया, जिससे मुद्दई मुकदमा जो है उनके मुकदमे की तफ्तीश में जो है तफ्तीशी अफसरान जो हैं उनको परेशानी होती है और वो उसको दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं कर पाते। जो सेफ सिटी के अगर कैमरे जो तमाम के तमाम लाहौर शहर में लगे हुए हैं 8 से ज़ायद, वो दुरुस्त हालत में चालू हो जाएं तो फिर जो बात जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। पुलिस के पास जो है तफ्तीश के हवाले से इन वाक़यात की जो अहम फुटेजेस भी आएंगी, जिससे मुलजिमान को जल्द अज जल्द पकड़ा भी जाएगा। लेकिन सूरत हाल वही है कि कभी कोई चीज़ पुलिस के जो नेटवर्क में है वो ख़राब होती है, कभी तफ्तीशी अफसरान का दुरुस्त तरीके से तफ्तीश ना करना, मुद्दई मुकदमा से जो है राब्ते में ना रहना, उनको जो है इंसाफ फराम ना करना, ये तमाम तर अवामिल जो हैं, इतने जो मुकदमात हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के, ये संगीन जराइम है। पुलिस की ज़बान में इनको कहा जाता है कि ये ख़तरनाक जो हैं जुर्म हैं जिनके ये इतनी तादाद में मुकदमात दर्ज हुए हैं और मुलजिमान की गिरफ्तारी वाकई जो है पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान भी है। जी ठीक है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम देखें तो डाकुओं ने मज़ाहमत पर 12 अफराद को कत्ल भी किया है। आपके ख्याल में इस नौइयत की जो वारदातें हो रही हैं, एक तो इनमें इजाफा क्यों हो रहा है? पुलिस इन वारदातों को रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए अनवार, जब तक पुलिस का जो है पेट्रोलिंग निज़ाम मजबूत मुअस्सर नहीं होगा, डाकू जो चोर लुटेरे हैं ये शहर में दंदनाते फिरेंगे। पुलिस की अगर मुअस्सर चेकिंग हो, पेट्रोलिंग का निज़ाम दुरुस्त हो, पुलिस की जानिब से नाके तो शहर भर में लगाए जाते हैं मुख्तलिफ औकात में, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी सपहर, कभी रात को, लेकिन वो जो पुलिस के नाके हैं वो शहरियों तक ही महदूद होते हैं। शहरियों को रोका जाता है, उनको मोटरसाइकिलों पर चेक किया जाता है या उनकी गाड़ियों को रोक कर चेक किया जाता है। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि जो शरीफ लोग हैं पुलिस उनसे जो पैसे भी लेकर दौरान चेकिंग उनके या पैसे या कोई ऐसी चीज़ ले लेती है जिससे उनकी शहरियों की जो है परेशानी में जो है इजाफा होता है। बाद वक़्त शहरियों और पुलिस के दरमियान तलख कलामी भी होती है इसी चेकिंग के दौरान, चूँकि शहरी ये समझते हैं कि जो पुलिस के नाके हैं या पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान उनकी चेकिंग है वो पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं होता, जिसके बायस जो है वो ऐसे उलझने के मामलात भी सामने आते हैं या पुलिस एहलकार उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे भी लेते हैं। लेकिन डाकू चोर जो हैं वो रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो या सपहर हो, पुलिस की भी जो गिरफ्त है उससे दूर होते हैं। डाकू वारदात करके फ़रार हो जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा जो है ऐसे भी वाक़यात सामने आए हैं, अगर CCTV फुटेज में देखते भी हैं कि पुलिस खड़ी है तो उससे चंद कदम के फासले पर जो डाकू है या लुटेरा है वो शहरी से उसका कीमती मोबाइल या उसकी नकदी या कुछ ना मिलने पर उसको डकैती जो मुज़ामत है उस पर गोली मारकर फ़रार हो जाता है, या वो शहरी इस दुनिया से चला जाता है या वो ज़ख्मी हो जाता है। तो अमर इस बात की ज़रूरत है कि इन तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको ठीक किया जाए, पुलिस के रवैये को भी बेहतर किया जाए। अगर बड़ी अच्छी बात है चेकिंग का सिलसिला जो है शहर में होना चाहिए, हर बंदे को तलाशी देनी चाहिए, उसकी तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन दौरान तलाशी जो है पुलिस का जब तक रवैया बेहतर नहीं होगा तो ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जी ठीक है। और दूसरी तरफ आपको क्या लग रहा है अगवा बराए तावान की वारदातों में अगर हम देखें तो 12 अफराद ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपए के तावान के लिए भी अगवा किया गया, ये अगवा वाले मामले पर पुलिस क्या कर रही है? देखिए अगवा तावान की जो वारदातें हैं ये एक बड़ा जो है खौफनाक अमर है कि जिसमें जो है अगवाकार हैं वो किसी भी शहरी है या कोई भी ताजर अमीर तरीन शख्स है उसको अगवा करते हैं तो उसके वर्सा से जो है मुख्तलिफ नंबरों से बाज़ दफ़ा जो ऐसे जो अगवाकार हैं वो
बैरून मुल्क का कोई नंबर इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कि जो नंबर है वो ऐसा लगे कि किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है, तो वो उसके जो राब्ता करते हैं, जब उसके वर्षा से उनसे भारी तावान भी मांगते हैं ताकि वो उनको डिमांड पूरी करें और फिर जो है मुखबिर उसको उनके हवाले किया जाए या किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जिससे वो अपने घर चले जाए। बाद वक़्त ऐसा भी सामने आया है कि अगवा बर तावान की वारदात में जो है अगवाकार जो हैं वो तावान वसूल करने के बाद भी जो है मुखबिर को कत्ल कर देते हैं या उसे मार देते हैं, जिससे उसके वर्षा जो है उनको इंसाफ की जो फराहमी है उसमें दुश्वारी होती है। लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि वो अगवाकारों को जो है गिरफ्तार करते हैं, अगवा बर तावान की जो है वारदातें जो हैं उसको रोकने के लिए कोशिशां भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाय द न्यू न्यूज़ शाहिद रिजवी हमें इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि कुछ ऐसे शहर भी हैं जो सेफ्टी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। दुनिया के कुछ शहर अपनी खूबसूरती, तरक्की या रिवायती सकाफत के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन कुछ शहर अपनी हिफाजत और अमन अमान के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। हम बात करें दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, जो कि एक रोशन सितारा है, दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार होता है और इस शहर के बारे में हमेशा दावा किया जाता है कि यहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है। और हालिया दिनों में एक वायरल वीडियो ने इस दावे को अमली तौर पर साबित करके भी दिखाया है, जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखाने लगे हैं। वीडियो में हम देख रहे हैं दुबई में मुकीम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें उन्होंने लाखों दिरहम मालियत का कीमती सोने का सेट एक मसरूफ सड़क पर खड़ी गाड़ी के बोनट पर रखे कि समाजी तजर्बा किया। और हैरत की बात यह है कि आधे घंटे तक किसी ने इन जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। यही नहीं बल्कि एक खातून ने ज़मीन पर पड़ी एक बाली को भी उठाकर बाकी जेवरात के साथ रख दिया। ये तजर्बा दुबई की हिफाजत और समाजी जिम्मेदारियों को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि एक ऐसे मुआशरे का अक्स पेश करता है जहाँ इक़दार, दयानतदारी और कम्युनिटी का जज्बा नुमाया है। वायरल वीडियो पर दुनिया भर से मुस्बत तबसरे आ रहे हैं, जिनमें दुबई की तारीफ के साथ साथ इसकी मिसाल भी दी जा रही है। दुबई जिसे हालिया सर्वे में 86.8 इंडेक्स के साथ दुनिया के महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये ख़वातीन के लिए भी सबसे ज़्यादा महफूज जगह समझा जाता है। यहाँ जराइम की शरह सिर्फ 13.1% है, जो दुनिया के दीगर शहरों के मुकाबले में हैरत अंगेज़ तौर पर कम है। दुनिया के हर शहरी का ख्वाब होता है कि वो एक ऐसे शहर में रहे जहाँ वो खुद को और अपनी कीमती चीज़ों को महफूज समझ सके। दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुबई उन चंद शहरों में शामिल है जहां यह ख्वाब हकीकत में बदल जाता है और एक मसरूफ सड़क पर खड़ी गाड़ी के बोनट पर लाखों दिरहम के सोने का सेट रखा हो और आधे घंटे तक कोई उसे हाथ ना लगाए, ये यकीनी तौर पर एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। लेकिन दुबई में मुमकिन है। लैला नामी ये इन्फ्लुएंसर हैं और इनके इस सोशल एक्सपेरिमेंट ने हमें यह दिखाया है कि दुबई ना सिर्फ एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है बल्कि एक ऐसा मुआशरा भी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लोगों का दयानतदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग वहाँ पर दयानतदार हैं, अपनी जो समाजी जिम्मेदारियां हैं उनका मुजाहरा करते हैं। आजकल दुनिया के बेशतर शहरों में ऐसी मिसालें कम देखने को मिलती हैं और सबसे बड़ी जो इसकी वजह है ये वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वहाँ का कानून है जो कि इंतहाई सख्त है। चोरी करने वाले को सख्त से सख्त वहाँ पर सज़ा दी जाती है। और हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो यही प्रॉब्लम है, जिस तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें इस हवाले से बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, फैसिलिटेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन दुबई की एक खुसूसियत उसकी आलमी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। ये शहर ना सिर्फ कारोबार, टूरिज़म और जदीद सहूलियात के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ के लोग भी अपने आला अखलाकी इक़दार के लिए जाने जाते हैं। और ये सोशल एक्सपेरिमेंट ये हमें भी एक सबक देता है कि हिफाजत सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये कम्युनिटी के हर फर्द की शराकत से ही मुमकिन हो सकती है। और दुबई के लोगों ने हमें दिखाया कि जब एक मुआशरा दयानतदारी और एहतराम को अपनी बुनियाद बना लेता है तो वहाँ की सड़कें, गलियाँ और बाजार भी महफूज बन जाते हैं। कराची से बराह रास्त मुनाज़िर आप देख रहे थे। वज़ीर आला इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इस वक्त इम्कान है। ताहम दिन के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहा जा रहा है कि चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। जिस तरह से आप हमारी स्क्रीन पर कुछ मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मरी और गिलियात में सुबह के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि हल्की धुंध छाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा और उस्तूर में 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो मनफी दर्जों में
रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि बहुत से इलाकों के हवाले से बताया जा रहा है। इसलिए जो टूरिस्ट हैं उनको ये चाहिए कि वो मौसम के हिसाब से वहाँ पर जाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं सर्कुलेट होती हुई, जहाँ पर हमें बहुत सी गाड़ियाँ स्लिप होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इख्तियार करनी चाहिए। आपके पास जो जंजीरें हैं आपके टायर्स पर बांधने के लिए आपके पास मौजूद होने चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से, किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सकें। महकमा मौसमियात की जानिब से हम देखते हैं कि टूरिस्ट जो हैं उनके लिए वो एडवाइजरी जारी की जाती है, उसके हिसाब से अपना जो ट्रिप है उसको ज़रूर प्लान कीजिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।